अच्छा, आप लोग जो मोल स्टार्ट कर रहे हो ना, 9th में भी आप लोगों ने मोल के बारे में पढ़ा था, ठीक है। एफएससी में भी पढ़ोगे मोल्स के बारे में। आप में से जो लड़के आगे केमिस्ट्री में जाएंगे वहाँ पे वो फिर मोल पढ़ेंगे। मोल का ऐसा टॉपिक है, आप एफएससी में भी इसके क्वेश्चन लाजमी आएंगे। आप आगे एमडी कैट करोगे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ई कैट करोगे तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एसएटी टेस्ट है वो दोगे तो फिर भी इसमें से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये मुश्किल नहीं है, आसान है, लेकिन जिसकी मैथमेटिक्स बिल्कुल थोड़ी सी इम्प्रूव है या अच्छी है ना, उसको समझने में ही ज़्यादा आसान है। मोल का कंसेप्ट 9th में मुझे नहीं पता कि आपको कितना क्लियर हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन ये बड़ा वेट सा लगता है, बड़ा अजीब सा कंसेप्ट लगता है मोल्स, ठीक है। तो मोल्स का जो एक्चुअली कंसेप्ट है, ये हमें इसलिए थोड़ा डिफरेंट लगता है क्योंकि हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होते हैं। डेली लाइफ में हम कभी भी मोल को यूज़ नहीं करते। आप कभी ये नहीं कहते कि हम यहाँ चाय बना दो उसमें 2 मोल चीनी डाल देना, ठीक है। आप ग्राम की बात करोगे या चम्मच की बात करोगे, ठीक है ना। उन्हीं पार्टिकल्स को जिनको आप देख नहीं सकते, हम उनके लिए टर्म यूज़ करते हैं मोल की, ठीक है। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जैसे आपको मैं कहता हूँ यार 3 पेयर्स ऑफ सॉक्स, जब वर्ड पेयर आता है ना तो आपके माइंड में 2 पार्टिकल आ जाते हैं, ऐसा ही है ना। आप एक बुक सेंटर पे जाएंगे ना, आप बुक सेंटर वाले को ये बोलो कि मुझे ना यार एक रिम दे दें, शीट्स का एक रिम दे दें। रिम का जब वो वर्ड सुनेगा ना, उसके माइंड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आएंगे, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आ जाएंगे 500। जब 500 शीट्स हों तो हम उसको क्या बोल देते हैं, एक रिम बोल देते हैं। अब डिपेंड करता है कि वो रिंग A4 साइज़ का है, स्मॉलर इन साइज़ है, बिगर इन साइज़ है, वो डिफरेंट चीज़ है, बट अमाउंट ऑफ पार्टिकल्स इज़ 500। आप वेजिटेबल लेते हैं, फ्रूट लेते हैं, ठीक है, आप वर्ड क्या यूज़ करते हैं, डज़न का, 1 दर्जन। आप शॉपकीपर वाले को ये कहते हैं कि यार मुझे बस ये 1 डज़न चाहिए। वो एक एजुकेटेड है या एजुकेटेड नहीं है, लेकिन जैसे आप दर्जन या 1 डज़न बोलते हैं ना, उसके माइंड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आते हैं और वो होते हैं 12। वो वहाँ से चीज़ों को काउंट करेगा और आपको पैक करके दे देगा। इसी तरीके से अगर आपको कोई बोलता है ना 1 मोल, आपके माइंड में नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स आने चाहिए। 1 मोल के अंदर जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स हैं वो होते हैं 6.023 × 10⁻23। ये जो पार्टिकल्स हैं, देखो 12 तो काउंट करने बड़े आसान हैं, 500 भी काउंट करना बड़ा आसान है। इसको अगर आप काउंट करो ना तो ये बनेगा 6.023। आगे क्या करो, 10⁻23 का मतलब है 0 लगा दो। समझ आ रही बात। आप काउंट करोगे यूनिट, 10, 100, 1000, भाई कहाँ तक जाओगे। ये तो पॉइंट्स है ना, लेकिन एक बात कर रहा हूँ ना कि हमने बैक साइड पे जाना है ना, अंडरस्टूड ना। पॉइंट का मतलब है कि बैक मतलब इतना स्मॉल ये पार्टिकल है, आप उसको देख नहीं सकते। आपने उसकी इतनी क्वांटिटी की हो ना, अब देखो जैसे चीनी है, अब घर में आपको मैं कहता हूँ यार मेरे लिए ना 1 मोल चीनी लेके आओ, पार्टिकल बैठ के गिनते रहोगे फिर पूरी ज़िंदगी। तो मैं नस्लें भी आ जाए ना, World War 3 भी स्टार्ट हो जाएगी, 4 भी, 5th भी, मर के खप के तुम लोग बैठे होगे अभी काउंट कर रहे होगे। समझ आए, इज़ अ बिग क्वांटिटी, ठीक है, बहुत बड़ी क्वांटिटी है। हम ये क्वांटिटी अब केलों के लिए यूज़ तो नहीं कर सकते ना, इतने केले दुनिया में हैं भी नहीं भाई, ठीक है ना, कुछ भी नहीं। मतलब ये बहुत एक बड़ी अमाउंट होती है। अगर छोटी है तो बहुत छोटी है, अगर बड़ी है तो बहुत बड़ी है। ये बात समझ आई। ये हम पार्टिकल्स के लिए यूज़ करते हैं क्योंकि एटम है, आयन है, मॉलिक्यूल है, वो हमें नज़र नहीं आते। कोई भी चीज़ अगर वो 12 है तो हम उसको कह देते हैं ये दर्जन है, चाहे वो चेयर्स हैं, चाहे वो पेन है, चाहे वो कंप्यूटर है। इसी तरीके से कोई भी चीज़ अगर उसमें इतने क्वांटिटी है ना तो वो 1 मोल होगी। प्रैक्टिकल लाइफ में एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल के अलावा
ये हम लोग यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत बड़ी क्वांटिटी है, समझ आए ना। प्रैक्टिकल लाइफ में आप यूज़ नहीं कर सकते, डजन हम यूज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इजी है। इस चीज़ को हम जस्ट यूज़ करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, अपनी कैलकुलेशंस के अंदर। सिंपल डेफिनेशन ये है कि कोई भी चीज़ द सब्सटेंस विच कंटेन 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स इज़ कॉल्ड 1 मोल। अब हम चाहते हैं कि यार एटम जो है उसको ग्राम में मेजर करना कितना आसान है। मैं कहूँगा यार चीनी लेके आओ जो कि सुक्रोज़ है, ग्लूकोज़ है, 3 ग्राम 2 4 ग्राम, वो आसान है ना। अगर मैं आपको कहूँ नहीं ऐसा करो कि 3 मोल चीनी लेके आओ और आपको उसमें पार्टिकल्स का ही ना पता हो, कैलकुलेशंस का ही ना पता हो, फिर तो आप गए काम से, ठीक है। मैथ को, एटम के मैथ को, किसी मालिक्यूल के मैथ को या फार्मूला यूनिट मैथ को जब आप ग्राम में मेजर करते हो ना तो हम उसको मोल कहते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मैथ, फार्मूला मैथ एंड मॉलिक्यूलर मैथ एक्सप्रेस इन ग्राम। इसलिए हम उसको एक्सप्रेस में ग्राम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे लिए मेजर करना वो आसान है। यहाँ तक पता चल गया कि ये क्या है? इट इज़ जस्ट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। डस्टर कहाँ है? उल्लू के पट्ठो, इसकी कमीज़ उतार लें। हाफिज़ साहब आपकी कमीज़ पूरा साल चल सकती है, पता है? नहीं है? अच्छा, ओके। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है। कोई भी चीज़ है जिसके पास इतना नंबर है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन 12 पार्टिकल्स, आप बोलेंगे सर वो डजन होता है। ये कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम इसको केमिस्ट्री में क्यों पढ़ रहे हैं? वो तो चले मैंने आपको बता दिया कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं उनके लिए। अब इसका हम यूज़ करते हैं, इसको फ़ायदा क्या हमें, एडवांटेज क्या है इस चीज़ का हमें? अच्छा, हमारे पास जैसे एक फेमस, मैंने आपको अक्सर इक्वेशन में पढ़ाता हूँ, अगर हमारे पास 3H2 जो कि गैसियस स्टेट में होती है, नाइट्रोजन गैस जो गैस है, आयरन, और ये क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। स्टेट्स लाजमी लिखा करो, ठीक है, कोशिश ये करो कि आपको आनी है। आयरन इसका कैटलिस्ट है। अब एक बोर्ड के ऊपर तो मैंने आपको लिख के बता दिया कि अगर आपने अमोनिया गैस बनानी है, आपको 3 मोल्स चाहिए हाइड्रोजन के मालिक्यूल, 1 मोल आपको चाहिए नाइट्रोजन का मालिक्यूल, और प्रोडक्ट आपके पास बनेगी 2 मोल्स ऑफ गैस। ये बात समझ आई आप सबको? yes, इस स्टडी को हम लोग बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री। क्या बोलते हैं? Stoichiometry means it is a quantitative relationship between reactants and products. रिएक्टर्स और प्रोडक्ट्स के दरमियान जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्री या स्टोइचियोमेट्री, ठीक है। अब आपको ये इक्वेशन बता रही है एक हाइड्रोजन कितने ग्राम का होता है? 1 ग्राम का, 1.008 समथिंग। 3 और 2 ये 6 ग्राम है, ऐसे ही होगा ना। नाइट्रोजन एक 14 ग्राम का है, तो ये N2 है, कितने ग्राम का हो जाएगा? 28 ग्राम का। अच्छा, अब ये वही 2 नाइट्रोजन हैं, 28 प्लस कितने? 3 2 6, कितना हो जाएगा? इसका मतलब है जब 6 ग्राम ये हो, 28 ग्राम ये हो, तो आपके पास 34 ग्राम क्या बनती है? Na3 बनता है। लेकिन हम ग्राम्स को एज अ मोलर रेशियो काउंट नहीं करते। हम किसको एज अ मोलर रेशियो काउंट कर? मोल्स का मतलब ही मोलर रेशियो है।
इसका मतलब है अगर 3 मोल्स आपके पास हाइड्रोजन हो और 1 मोल रेशो 1 मोल आपके पास नाइट्रोजन हो तो प्रोडक्ट आपकी कितनी बनती है 2 मोल। तो केमिकल इक्वेशन का आपको ये फ़ायदा होता है कि ये आपको एटम्स में जो रिएक्ट करने की जो रेशो होती है ना, ये आपको इक्वेशन बताती है और इक्वेशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। अगर आपकी इक्वेशन बैलेंस नहीं है आप कभी भी अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म नहीं कर सकते। स्टोइकियोमेट्रिक है, इट इज़ द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अंडरस्टूड होगी ये बात। केमिकल इक्वेशन आपको क्या नॉलेज देती है कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स की जो आपस में जो रिएक्टिविटी है उनकी क्या रेशियो है। अगर ये 3 मोल्स हो तो ये 1 मोल चाहिए और प्रोडक्ट आपकी क्या बनेगी 2 मोल्स बनेगी। ये बात सबको समझ आ रही है ना? अच्छा, अब नेक्स्ट हमने ये देखना है, इसके अंदर से आपकी बुक में क्वेश्चन है, आपको ये इक्वेशन गिवन है और उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि अगर आप, ये आपके पास है 3H2 प्लस N2 2NH3, वो कहता है अगर आप अमोनिया को बनाएं 5 मोल्स। अब आपसे क्वेश्चन है, ठीक है, अगर आपने 5 मोल अमोनिया को प्रोड्यूस करना है तो आपको कितना मोल हाइड्रोजन चाहिए और कितना मोल नाइट्रोजन चाहिए। ठीक है, इसको भी हमने फाइंड करना है। एक्स सपोज कर लेते हैं, ये हमारे पास वाई हो गया। पहले हम देखते हैं नंबर 1 पार्ट हम करते हैं हाइड्रोजन के लिए कि 5 मोल्स अगर आपने अमोनिया प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए आपको कितने मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है। ठीक है, अच्छा, आप इन दोनों की रेशियो देखो, ये 3 मोल्स और ये कितना मोल है 2, 3 मोल्स एंड इट इज़ 2 मोल्स। अब आपको प्रोड्यूस करनी है अमोनिया गैस 5 मोल्स, कितना प्रोड्यूस करना है? तो ये जो आपने फाइंड करना है इसको अब या क्वेश्चन मार्क लगा दो या आप इसको x कर दो, 2x हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 3 आर 15, तो ये हमारे पास x इज़ इक्वल 15/2, तो क्या आंसर आ जाएगा? इसका मतलब ये हुआ अगर आपके पास हाइड्रोजन 70.5 मोल होगी तो आपके पास कितना अमोनिया बनेगा 5 मोल। आसान है ना ये बात? अगर मुझे ये रेशो का ना पता होता ना तो मुझे कैसे खा पाता कि कितना ये मोल्स यहाँ पे चाहिए। तो मुझे सपोर्ट किसने किया? इस इक्वेशन ने मुझे क्या सपोर्ट दी है? उसने मुझे बताया कि भाई अगर आपको इन दोनों को रिएक्ट करवाना है तो ये 3 मोल हो तो ये 2 मोल होना चाहिए। इसके इसी रेशो को 3:2 जो कि सिंपलेस्ट रेशो है ये हमेशा मेंटेन रहेगी। ये बात समझ आई? अब हमने देखना कि हमें कितना मोल्स ऑफ नाइट्रोजन चाहिए जिससे हम क्या प्रोड्यूस कर सकेंगे? अमोनिया। पॉइंट नंबर 2 फॉर नाइट्रोजन। ठीक है, अब आपने देखना कि ये 1 मोल है और ये कितने मोल है, इनके दरमियान रेशो कितनी है? 1:2। अब ये हमने प्रोड्यूस करना था 5 मोल्स, ये मैं कर दिया 5 मोल्स हमने बनाना है, तो ये कितना होगा? ये हम कर देते हैं x, तो ये हो जाएगा 2, इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, इट इज़ 2x, रेशियो 5 1s आर 5, तो हमारे पास x हो जाएगा इज इक्वल टू 5/2। आंसर क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हुआ अगर हमारे पास नाइट्रोजन क्या हो 2.5 मोल हो, हाइड्रोजन क्या हो हमारे पास 7.5 मोल्स, तो हमारी प्रोडक्ट कितनी बनेंगी 5.0। तो इक्वेशन का आपको ये फ़ायदा होता है कि ये आपको मोलर रेशोज़ के बारे में बताती है। आप रेशो को चेंज नहीं कर सकते। मैंने आपको एक अक्सर एग्जांपल देता हूँ, देखें हमारे पास क्या है CO2 है, इनके जो रेशियो है 1 कार्बन और ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, तो 1:2 है ना। अब आप इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आप अगर चेंज करो, आप इसको कर दो CO कर दो, मतलब 1:1 कर दो, ये पॉइजनस गैस है, लीथल पॉइजनस है।
और ये हमारी एयर में आपको पता है 0.03% है, प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना। आपने जस्ट एक एटम चेंज किया, पूरा कंपाउंड ही चेंज। एटम्स के दरमियान में जो रेशो होती है कंबाइन होने की वो हमेशा फिक्स होती है। ये बात आपको समझ आ गई ना। अब नेक्स्ट देखते हैं मोल्स, इनमें कैसे यूज़ होंगे। अच्छा, अब देखो हमारे पास, मैंने आपको एक इक्वेशन से बताई थी कि हमारे पास यहाँ पे होगा मैस, इधर आप लिखेंगे मोलर मैस, और इधर हम क्या लिखेंगे, मोल्स। आपने इस चीज़ को याद करना है, ठीक है। इससे आपके 3-4 किस्म के, आपको एग्ज़ाम में इसका ये फ़ायदा होता है कि रट्टा नहीं लगता। मोलर मैस इज़ इक्वल टू, अब बंदा भूल गया है कि मोलर मैस का क्या फार्मूला है, मोल्स का रट्टा लगाया तो फिर भूल गया। अब देखें, मैस अगर आपने किसी चीज़ का फाइंड करना है, मैस इक्वल होगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस, मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अगर आपने किसी चीज़ का मैस फाइंड करना है, आपको उसके मोल्स भी गिवन है और पीरियोडिक टेबल से आप उसका क्या देखोगे, मोलर मैस देखोगे, आप उस चीज़ का क्या फाइंड कर लोगे, मैस फाइंड कर लोगे। समझ आ गई बात। अब आपको मैस गिवन है, ठीक है, आपको मोल्स फाइंड करने हैं, तो मोल्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा गिवन मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ये अक्सर बुक्स में लिखा होता है गिवन मैस, बुक्स में क्या लिखा होता है, गिवन। आप लिखेंगे मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। आपने फाइंड करना है किस चीज़ का, मोलर मैस, MR। अगर आपने फाइंड करना है मैस डिवाइडेड बाय मोल्स, मैस ओवर मोल्स। ये बात सबको समझ आ गई है ना। आप लोगों ने इसको बस माइंड में रखना है, इसको मेमोराइज कर लो एक दफ़ा, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको कैसे यूटिलाइज। अगर आपने देखना है कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, सपोज करें मैंने आपको एक, अगर आपके पास 9 ग्राम आइस है, आपने फ्रिज से बर्फ़ निकाली, उसका आपने वेट किया है, तो वो कितने ग्राम निकली है, 9 ग्राम। अब हमने ये देखना कि ये जो 9 ग्राम ऑफ आइस है, इसके अंदर मोल्स कितने हैं वाटर के, अंडरस्टूड ना। तो मोल्स के लिए आपको चाहिए मैस, जो कि आपके पास 9 ग्राम है, और जिस चीज़ को आप फाइंड करें उसका आपको चाहिए मोलर मैस। आपको पता है कि जो वाटर है पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा क्योंकि 2 है, प्लस ऑक्सीजन का मैस कितना होता है, 18 ग्राम पर मोल। MR क्या होगा, 18 ग्राम पर मोल। कि अगर पानी 1 मोल है तो उसका वेट कितना होगा, 18 ग्राम होगा, ठीक है। आपने देखना 9 ग्राम ऑफ आइस में मोल्स कितने हैं, गिवन आपके पास फार्मूला है मैस ओवर मोलर मैस। मैस आपके पास कितना गिवन है, 9 ग्राम, और मोलर मैस आपके पास कितना है, 18 ग्राम पर मोल। यही है ना। अब आप क्या करोगे, ये ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा, 9 को 2 से डिवाइड करो, क्या हो जाएगा, 0.5। पीछे ये मोल्स, यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर जाके, इसका मतलब है कि 9 ग्राम ऑफ आइस के अंदर कितने मोल हैं, 0.5 है। कोई मुश्किल, चलो ये तो पता चल गया इतने, इसमें मोल्स, पार्टिकल्स इतने हैं, मॉलिक्यूल्स कितने हैं इसमें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अगर आपने किसी चीज़ के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हों, इसका फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो। गिवन मोल्स कितने हमारे पास, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 6.023 into 10 to power 20। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के कितने मॉलिक्यूल हैं। समझ आ गई ना बात।
तो यहाँ तक सबको ये कंसेप्ट क्लियर है? मैस कैसे फाइंड करना है, मोलर मैस कैसे फाइंड करना है, मैस कैसे, ठीक है ना, मोल्स कैसे फाइंड करने हैं, रट्टा नहीं लगाना है इस चीज़ को आप लोगों ने, ठीक है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे, अच्छा अगर वो आपको डायरेक्ट मोल नहीं देता, यहाँ पे डायरेक्ट मोल, तो इस चीज़ को आप कैसे फाइंड करोगे? पहले मैस ओवर मोलर मैस आप फाइंड कर लोगे मोल्स, और फिर उस मोल्स को मल्टीप्लाई कर लोगे एवोगैड्रो नंबर के साथ। अंडरस्टैंड? ठीक है। और तुम्हें नींद आ रही है, इसको उठा दो भाई, खैर है? कोई बैकग्राउंड म्यूज़िक लगाऊं? बताना यार मुझे, मैं सर से बात करता हूँ। मुहर्रम के बाद तो कोई मजलिस लगा देते हैं। अच्छा बात यह है कि जब आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे ना न्यूमेरिकल्स मोल से रिलेटेड, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, वैल्यूज़ आपको दिए जाएंगी किसके अंदर? ग्राम के अंदर। वो आपसे आंसर भी पूछ सकता है किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। आपने गिवन ग्राम्स को पहले किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में, और फिर आपने मोल्स को किस में कन्वर्ट कर देना है? ग्राम्स के अंदर। वो ट्राइंगल यूज़ करके आपको ग्राम में देगा ना, उस चीज़ का मोलर मैस यूज़ कर लेना, वो किस में आ जाएगा? मोल्स में। मोल्स में क्यों कन्वर्ट करना है? फॉर मोलर रेशोज़, फॉर मोलर रेशो। समझ आ गई ना बात? अब ये क्वेश्चन करेंगे, या वो आपको क्वेश्चन वैल्यूज़ देगा किसके अंदर? ग्राम्स के अंदर। आपने उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? मोल्स के अंदर। आपसे वो आंसर पूछ सकता है किसके अंदर? वॉल्यूम के अंदर। किसके अंदर? वॉल्यूम। वो कहेगा कि जो प्रोडक्ट है ना कितना वॉल्यूम बना है, वो ये नहीं कहेगा कि वो कितना ग्राम बना है। या हो सकता है वो ग्राम में देके डायरेक्ट मोल ही में पूछ ले, छोटा क्वेश्चन अगर आ जाए, या मोल पूछ के डायरेक्ट ग्राम में, ठीक है। या आपको वो क्वेश्चन देगा वॉल्यूम के अंदर के रिएक्टेंट्स हैं, इतना इसका वॉल्यूम है, आपने उसको पहले किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स के अंदर। और उसको हो सकता है वो आपसे जो आंसर पूछे वो पूछ ले आपसे ग्राम में। समझ आ गई बात? या आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा वॉल्यूम में, और आंसर भी किससे पूछ लेगा? उसको वॉल्यूम ऑफ आंसर में निकालें। तो आपने हमेशा चीज़ों को पहले किस में कन्वर्ट करना है? मोल्स में। क्वेश्चन है कि हम ऐसा क्यों करेंगे? बेटा मैंने आपको बताया था कि एटम्स के, चाहे वो गैस फॉर्म में है चाहे वो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है ना, वॉल्यूम है या ग्राम है, हमें इक्वेशन से उसकी क्या पता चलेगी? मोलर रेशोज़ का हमें पता चलेगा, ठीक है ना। हमें जब उसके मोलर रेशोज़ का पता चलेगा तो तभी हम मोल्स निकालेंगे आंसर। उसी मोल्स को हम वापस या ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे या वॉल्यूम के अंदर। यहाँ तक सबको बात समझ आ गई? अभी आगे देखते हैं कि वॉल्यूम क्या है, किस तरह। अभी तो हमने पढ़ लिया ना उस ट्राइंगल से ग्राम को कैसे मोल में कन्वर्ट करना है। मैस इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अभी हम देखते हैं कि अगर हमारे पास चीज़ें किस में हो? वॉल्यूम में हो, ठीक है। आपको क्लास में ना शदीद किस्म का कीड़ा ना तंग करता है, क्यों से पंगे कर रहे थे? इंसान बन जाओ। बात है जी, अगर हमारे पास थिंग्स आ जाएं वॉल्यूम के अंदर, इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मोलर वॉल्यूम। एनी गैस, चाहे वो हाइड्रोजन है, हीलियम है, ठीक है ना, नियॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, एनी गैस। देखो व्हाट इज़ मोलर वॉल्यूम? शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? डेफिनेशन है वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय वन मोल। उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए? 1 मोल ऑफ एनी गैस। कोई भी गैस है आपके पास, लेकिन वो रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे। STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर भी हम यूज़ करते हैं, या रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कोई भी गैस है आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड है लेकिन 1 मोल है। 1 मोल का मतलब ये कितने ग्राम की है? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, कितना हो जाएगा?
इसमें अब कितने मॉलिक्यूल्स होंगे इसके? 6.023 into 10 to power 3, कोई भी गैस है। अब हीलियम आपको पता है, हीलियम कितने ग्राम होती है? 4 ग्राम। अगर ये 1 मोल है तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? समझ आया? कोई भी मतलब गैस है, कोई हैवी गैस देख ले, CO2 देखते हैं, कितने ग्राम की होती है? 44 ग्राम, ठीक है ना। 12 ग्राम ऑक्सीजन 16 का होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 44। इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं। अब देखो ये डिफरेंट गैसेस हैं, ऐसे ही है ना, लेकिन रूम टेम्परेचर पे कितना टेम्परेचर होना चाहिए? टेम्परेचर की बात है 25 डिग्री। अगर इसको केल्विन में बात करते हो कि केल्विन में रूम टेम्परेचर कितना है, तो वो हो जाएगा 298 केल्विन। प्रेशर हमारे पास क्या होगा? 1 ATM, क्या? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 760 टॉर या 10132.5 पास्कल्स, ठीक है ना। इस कंडीशंस में कोई भी गैस है, अगर वो 1 मोल है तो वो क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? वो वॉल्यूम होगा 22.414 डेसीमीटर क्यूब। मैंने आपको बताया था कि जो 1 DM क्यूब होता है, इसको आप कंसीडर करेंगे 1 लीटर के बराबर, ठीक है ना। तो कोई भी गैस, एनी गैस, अगर वो रूम टेम्परेचर प्रेशर पे है तो वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो क्या होता है? 22.414। ए लेवल्स में 24 DM क्यूब आप लिखोगे, ठीक है ना। MD कैट में भी ये लिखोगे 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। तो यहाँ तक ये बात समझ आई आपको? ये हम क्यों पढ़ते हैं कि अगर हमें रिएक्टेंट दिया गया है गैस वॉल्यूम में, उस वॉल्यूम को हमने कन्वर्ट करना है मोल्स में, ठीक है ना। आपके पास रिएक्टेंट भी गैसेज है और प्रोडक्ट भी क्या है? गैसेज है। तो ये डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई? अच्छा, अब रूम टेम्परेचर पे क्यों? आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है और प्रेशर डिपेंडेंट है। अगर आप टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर से ज़्यादा की बात करोगे, आप बैठ गए उधर थल में जाके रेगिस्तान में, इधर टेम्परेचर ही 52 हो, जैकबाबाद में चले जाना, ठीक है ना, जहाँ पे टेम्परेचर भी 52 डिग्री होगा ना। एक तो आपके साथ साथ गैस भी क्या हो जाएगी? एक्सपेंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तुम लोग गिलगित के उधर खपलू में बैठ जाना है, शिगर में बैठ जाना है दिसंबर में, ठीक है। या जो खपलू वाले हैं वो बेशक उधर सियाचिन ग्लेशियर पे चले जाएँ -70 पे, ठीक है, और वहाँ पे वो गैस सारी क्या हो जाएगी? ठीक है ना, तो वॉल्यूम नहीं रहेगा ना। तो इसीलिए आपने वो क्वेश्चन जब भी वो आपको देना, गिवन कंडीशन STP हैं, तो आप लोगों ने 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 22.414, ये आप लोगों ने यूज़ करना है। समझ आ गई बात? ये बुक दो ज़रा, इस पर जो क्वेश्चन था वो करते हैं। ये सारी एक्सरसाइज भी अब हमने इसी पे करनी है, ठीक है। थोड़े से हम स्लो हो जाएंगे रिकॉर्डिंग में, लेकिन ये है आपके ना डिजिटल नोट्स बन जाएंगे, सही है। बस पैसे मुझे बाद में भिजवा देना। 1 मिनट रहता है, चलो इसको बंद कर दो, कल फिर इसको आगे नेक्स्ट